हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बिलियन के दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ दोस्तों परासरण। और परासरण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट को टॉपिक को आज के वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों पढ़ने वाले हैं। लास्ट तक दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों टॉपिक है अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो दोस्तों ऐसी झिल्ली जिसके आर पार केवल विलायक के अणु ही जा पाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसा झिल्ली जिसमें केवल विलायक के कण ही जा पाएंगे, उस प्रकार के झिल्ली को दोस्तों कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि कोई जो विलयन होता है, विलयन यानी कि द्विअंगी विलयन होता है, उसमें एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। यानी कि दोस्तों अगर विलेय के रूप में कोई मिला दिया जाए, इसमें विलेय के रूप में दोस्तों, जैसे विलेय के रूप में दोस्तों चीनी भी मिला सकते हैं, इसमें विलेय के रूप में चीनी। तो दोस्तों इसमें चीनी के कण क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, घुल जाएंगे। और दोस्तों इसमें जो जल होगा उसको क्या कहेंगे, शुद्ध विलायक। जल को दोस्तों क्या कहेंगे, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक के रूप में दोस्तों जल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो विलयन होता है, विलयन दो घटक से मिलकर के बनता है, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो विलेय के अणु को तो अर्धपारगम्य झिल्ली जाने देगा, पास होने देगा, लेकिन विलेय के कणों को नहीं जाने देगा। तो इस प्रकार के झिल्ली को क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे दोस्तों इसमें एग्जाम्पल आता है अंडे की जो झिल्ली होता है, यानी कि अंडे के जो ऊपरी परत का झिल्ली होता है, यह भी एक प्रकार का अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। इस झिल्ली में से दोस्तों शुद्ध विलायक यानी कि जल तो पास होने देगा, लेकिन अगर चीनी हो चाहे नमक हो, अगर उसमें घुल जाएगा तो उसके कणों को पास होने नहीं देगा, अर्थात विलेय के कणों को पास होने नहीं देगा। और दूसरा दोस्तों होता है किशमिश व अंगूर की झिल्ली हो गया। किशमिश और अंगूर की झिल्ली भी अर्धपारगम्य झिल्ली की कैटेगरी में आता है। इसी तरह से दोस्तों कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 का ट्वाइस की झिल्ली और कापर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, ये जितने भी झिल्ली है दोस्तों अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ऐसी झिल्ली जिसमें केवल विलायक के कणों को ही जाने देती है, विलेय के कणों को नहीं जाने देती है, इस प्रकार के झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और दोस्तों इन सभी झिल्लियों में अगर देखा जाए जो अच्छे किस्म की झिल्ली कौन सी होती है, तो दोस्तों इसमें जो अच्छे किस्म की झिल्ली होता है उसका नाम होता है दोस्तों कापर फेरोसाइनाइड। यहाँ से नोट पॉइंट लिख सकते हैं, अच्छे प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि दोस्तों हाई क्वालिटी की जो झिल्ली होता है वो होता है कापर फेरोसाइनाइड। यानी कि दोस्तों अगर समझना चाहे जो झिल्ली होता है, कौन कौन से झिल्ली हो सकता है, पूर्ण पारगम्य झिल्ली भी हो सकता है, अर्धपारगम्य झिल्ली, और एक होता है जिसमें कणों को न तो विलेय और न तो विलायक के कणों को पास होने दे, उसे दोस्तों कह सकते हैं। आप उस झिल्ली का नाम दोस्तों आप दे सकते हैं नॉन परमिएबल झिल्ली, यानी कि जब जिसमें से न तो विलेय के कण पास होने दे और न तो विलायक के कणों को पास होने दे, उसे नॉन परमिएबल झिल्ली कहते हैं। अब दोस्तों दूसरा आइए पढ़ते हैं परासरण क्या होता है, जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें दोस्तों जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा पृथक किया जाता है, तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं, यानी कि विलयन की ओर जाने लगते हैं, यानी कि दोस्तों गति करने लगते हैं।
गति करने लगते हैं। विलायक के अणु की इस प्रकार की गति को परासरण कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें होता क्या है, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं, जैसे दो प्रकार की आपकी विलयन है, इस विलयन को पृथक किया गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। इसको दोस्तों आप नाम दे सकते हैं SPM, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली इसको कहेंगे। और दोस्तों इसमें दो, यानी कि दोनों में दोस्तों क्या है, इसमें मान लेते हैं दोस्तों, इसमें तनु विलयन है, इसमें तनु विलयन है। और दोस्तों इसमें क्या है, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि अगर दोस्तों देखा जाए कि तनु और सांद्र विलयन में किसका वाष्प दाब अधिक होगा, तो दोस्तों अगर, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि अगर तनु विलयन हो या सांद्र विलयन हो, तो तनु विलयन में जो कण होते हैं, घुले हुए जो कण होते हैं, उसकी संख्या कम होता है, जिसके कारण उसका वाष्प दाब अधिक होता है। लेकिन दोस्तों जो सांद्र विलयन होता है, इसमें घुले हुए कणों की संख्या अधिक होता है तनु विलयन की अपेक्षा, जिसके कारण इसका वाष्पन बहुत कम होता है, जिसके कारण इसका वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। तो इस स्थिति में दोस्तों होता क्या है कि इसमें भी दोस्तों क्या होता है, तनु विलयन के भी कण इधर उधर मोशन करते रहते हैं, जिग जैग, जिसे ब्राउनियम मोशन कहते हैं। और एक प्रकार के प्रेशर को दोस्तों यहाँ पर जनरेट करते हैं, एक प्रकार के प्रेशर को जनरेट करते हैं, और इधर से भी दोस्तों प्रेशर लगाते हैं। तो दोस्तों अगर सांद्र विलयन के, अगर तनु विलयन के द्वारा लगाया गया प्रेशर दोस्तों अगर मान लिया जाए P1 है, और तो सांद्र विलयन के द्वारा लगाया गया दोस्तों प्रेशर P2 है, यानी कि तनु विलयन के द्वारा P1 प्रेशर और सांद्र विलयन के द्वारा P2। तो दोस्तों P1 और P2 दोस्तों क्या है, वाष्प दाब है, दोनों दोस्तों क्या है, वाष्प दाब है। तो दोस्तों P1 ज़्यादा होगा कि P2 ज़्यादा होगा, तनु विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा, यानी कि जो विलयन जितना पतला होगा, यानी कि तनु विलयन जितना पतला होता है, उसका वाष्प दाब उतना ही अधिक होता है। तो दोस्तों इसमें प्रेशर की P1 ज़्यादा होगा, तो इसमें जो सेमी परमेबल अर्ध पारगम्य जो झिल्ली लगाई गई है, इसमें तो विलायक के कणों को जाने देगा, लेकिन विलय के कणों को नहीं जाने देगा। यानी कि दोस्तों इसका जो प्रवाह होगा तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ होता है। तो इस प्रकार के अणुओं की जो गति होती है उसी को कहते हैं परासरण कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लिख चुके हैं कि जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो विलायक और जल के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। विलायक के अणु को इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो इतना पॉइंट दोस्तों क्लियर होगा। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं परासरण कितने प्रकार के होते हैं। तो परासरण के प्रकार, अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो दोस्तों परासरण दो प्रकार के होते हैं। एक परासरण होता है अंतः परासरण और दूसरा दोस्तों होता है बाह्य परासरण। पहला दोस्तों होता है अंतः परासरण और दोस्तों दूसरा नंबर होता है बाह्य परासरण। बाह्य परासरण। तो दोस्तों अंतः परासरण में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई पानी है, जैसे किसी बर्तन में पानी रखा गया है और इसमें दोस्तों किशमिश सूख रखा गया है। तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि इसके बाह्य वातावरण में दोस्तों क्या है, यानी कि इसमें पानी भरा हुआ है। तो दोस्तों जो पानी होगा एक कैसा काम करेगा, तनु विलयन के जैसा काम करेगा। और इस किशमिश के अंदर जो लिक्विड होगा दोस्तों एक ऐसा होगा, सांद्र होगा। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि तनु जो विलयन होता है उसका वाष्प दाब अधिक होता है, सांद्र विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो दोस्तों इसमें द्रव का प्रवाह कैसे होगा, यह भी किशमिश है तो दोस्तों इसमें भी एक प्रकार की झिल्ली होगा। यहाँ पे जैसे देखा चुके हैं किशमिश में भी जो झिल्ली होता है उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो दोस्तों इसमें तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ इसमें वाटर का क्या होगा, प्रवाह होगा। तो दोस्तों इसमें जल
अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, यानी कि दोस्तों बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, जिसके कारण जो किशमिश होता है चिपका हुआ होता है वह फूल जाता है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि रात के समय में किशमिश पानी में भिगो देते हैं और सुबह जब देखते हैं तो अंडे जैसा फूल जाता है। तो यह क्रिया अंतःपराशरण के जैसा होता है, यानी कि दोस्तों कुछ इस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप के जैसा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो पानी का जो प्रवाह हुआ है बाहर से अंदर की ओर हुआ है, तो इसी को दोस्तों अंतःपराशरण कहते हैं। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा। तो इस पॉइंट को दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि जब किसी किशमिश को जल में डुबोया जाता है तो जल के अणु बाहर से किशमिश के अंदर जाने लगते हैं, तो इस घटना को दोस्तों क्या कहते हैं, अंतःपराशरण कहते हैं। और दोस्तों दूसरा जो कॉन्सेप्ट है बाह्य पराशरण। तो बाह्य पराशरण क्या होता है, तो दोस्तों इसमें भी देखने को मिलता है, जैसे मान लेते हैं कोई बर्तन है, इसमें भी दोस्तों पानी भरा हुआ है और इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें तो केवल पानी था शुद्ध विलायक के रूप में, और दोस्तों इसमें थोड़ी सी नमक की मात्रा डाल दी जाती है, यानी कि इस पानी में दोस्तों नमक की मात्रा डाल दी जाती है और फूला हुआ जो किशमिश होता है इसको डाल दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ है विलयन के रूप में, नमक है और प्लस शुद्ध विलायक, यानी कि शुद्ध विलायक के रूप में दोस्तों क्या हो जाएगा, जल, शुद्ध विलायक के रूप में जल होगा। तो दोस्तों इसमें जो जैसे अंगूर है, अंगूर के अंदर जो जल होगा दोस्तों अब तनु ए होगा और बाहर वाला जल दोस्तों नमक मिला देने के कारण ए वाला द्रव दोस्तों हो जाएगा सांद्र। जब सांद्र होगा तो दोस्तों तनु विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है सांद्र विलयन के अपेक्षा। तो इसमें से दोस्तों क्या होता है कि इसमें से जो द्रव का प्रवाह होता है, विलायक के कणों का प्रवाह अंदर से बाहर की तरफ होता है, जिसके कारण इसमें से जितने भी पानी होंगे, वाटर की मात्रा होगा, तनु विलयन होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, जिसके कारण पुनः एक चुचके हुए भांति, यानी कि एक पिचके हुए भांति किशमिश के जैसा प्राप्त होता है। तो इस घटना को ही दोस्तों बाह्य पराशरण कहते हैं। तो इस घटना को दोस्तों आप लिख सकते हैं कि जब किसी अंगूर का नमक के संतृप्त विलयन में डुबोया जाता है तो जल के अणु अंगूर से बाहर निकलने लगते हैं, तो जिसके कारण अंगूर क्या होता है, पिचक जाता है। इसी घटना को दोस्तों बाह्य पराशरण कहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, पराशरण क्या होता है, पराशरण कितने प्रकार का होता है, ये सभी कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स आप प्रॉपर बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।